नमस्कार जी सभी को। आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट की। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एमर्जेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। व्हाट वर द पॉइंट्स, व्हाट वर द नीड्स कि क्वांटम मैकेनिक्स को पिक्चर में आना पड़ा। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। And we found कि classical theory could not explain lot of aspects from photoelectric effect and Compton effect। तो इसके लिए क्वांटम को पिक्चर में आना पड़ा। अब हुआ क्या कि जब आइंस्टाइन ने एनर्जी मास इक्विवेलेंस दिया E इज इक्वल टू mc², इसके अकॉर्डिंग ये था कि मास एनर्जी के अंदर जा सकता है, एनर्जी मास के अंदर जा सकती है। फ्यू मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और होल ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब सारा का सारा मास एनर्जी में चला गया तो वो क्या चीज़ रही, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब मैटर इज डिसअपीयर्ड। तो वहाँ से मैं कहूँ कि एक वेव मैकेनिक्स जो थी वो पिक्चर में आनी शुरू हो गई कि जब मास डिसअपीयर हो गया, एनर्जी ही रह गई है सिर्फ, और वो एनर्जी जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, उसके अंदर मैनिपुलेशंस कर सकती है, जिसको हमने वेव कहना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली सेम मैक्स प्लैंक ने काम किया। मैं कहूँ कि पैरेललिज्म के अंदर जब मैक्स प्लैंक ने काम किया तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है, क्योंकि वहाँ पर आइंस्टाइन ने भी लाइट की ही बात की, उन्होंने कहा कि सारा का सारा जो मास है वो एनर्जी में चला गया है, फोटोन का रेस्ट मास जो जीरो होता है, फोटोन नाम का जो कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल कोई है, ये जो बात कही गई ये प्लैंक महाशय ने कही। तो जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड वी कॉल देम फोटोन। हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइट की जो डुअल नेचर है उसकी तरफ इशारा कर रही थी। कहीं पर हम उसे वेव मान रहे हैं, कहीं पर हम उसे पार्टिकल मान रहे हैं। अब जो क्लासिकल थ्योरी है दैट कंसीडर लाइट एज अ वेव। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि लाइट एक वेव है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है आगे से आगे, आगे से आगे, चाहे आप मीडियम के अंदर बात करें, चाहे आप इंटरस्टेलर स्पेस में बात करें, चाहे आप वैक्यूम में बात करें, इट इज़ वेव। बट जो क्वांटम थ्योरी है, जहाँ से हमने बात की कि प्लैंक की जो कहें कि फीचर्स थे जो उनकी थ्योरी के, उन फीचर्स के बाद जो लाइट था उसको, लाइट थी उसको पार्टिकल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया गया। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा, एंड इन ऑल दोज फिनोमिना वी डिस्कस्ड कि एक पार्टिकल आया, वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल यानी कि एटम के साथ टकराया, और टकराने के बाद उनके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, कि उसकी खुद की स्कैटरिंग हो रही है। मतलब जो ये इफेक्ट्स थे, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहा हो, चाहे वो कॉम्पटन इफेक्ट रहा हो, दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। हमने डिस्कस किया वहाँ पर कि क्लासिकल थ्योरी इसके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसका मतलब लाइट को पार्टिकल माना जाना बहुत ज़रूरी था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डुअल नेचर मानती हूँ कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, तो टू प्रॉब्लम्स केम इनटू पिक्चर। दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम डुअल नेचर ऑफ मैटर के बाद के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है, इट एनकाउंटर्ड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या पिक्चर में आई कि वेव स्प्रेड्स आउट यूनिफॉर्मली इन अ स्पेस एंड ऑक्यूपाइज अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस। कि जो वेव है वो स्पेस के अंदर फैलती है। वेव स्प्रेड्स इन स्पेस, फैलती है स्पेस के अंदर, एंड ऑक्यूपाइज अ लार्ज रीजन, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है वेव जब आगे 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 चले। जैसे ही मैं वेव बोलती हूँ आपके दिमाग में ऐसे लहरें सी उठनी शुरू हो जाती हैं और आपको लगता है कि कोई चीज़ फैल रही है, कोई चीज़ आगे बढ़ रही है। मतलब विजुअलाइजेशन जो हम वेव की करते हैं वो हम एक स्पेस कंज्यूम के फॉर्म में करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल की, एंड पार्टिकल ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट पोजीशन इन स्पेस एंड हेंस ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, कि वो बहुत थोड़ा जगह जो है वो घेरता है। तो यानी कि अब मैं अगर सेकंड पॉइंट पर बात करूं, पार्टिकल स्प्रेड नहीं होता, वेव स्प्रेड होती है। इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट स्पेस। मतलब जो वेव है उसका इनडेफिनेट स्पेस होता है और इसका डेफिनेट स्पेस होता है। एंड वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस इज कंज्यूम्ड बाय इट।
अब देखिए ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एक तरफ कह रहे हैं लाइट वेव है, हम एक तरफ कह रहे हैं लाइट पार्टिकल है, लेकिन दोनों के पास ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये बड़ा कंफ्यूजिंग काम हो गया। अब कुछ लोग क्या हैं कि ये मानते हैं कि लाइट पार्टिकल है, जैसे कि हर्ट्स जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया, और कुछ लोग ये मानते हैं कि लाइट जो है वो वेव है, क्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करें। अब जो आइंस्टाइन थे वो बीच में झूल रहे थे, वो कभी क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करते, वो कभी क्वांटम कॉन्सेप्ट्स की बात करते। मीन्स क्या है कि कुछ जो फिनोमिना हैं दोज कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग लाइट एज वेव, जैसे कि इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये ऐसे फिनोमिना हैं जिनको लाइट को वेव मानकर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो मैक्सिमाज मिनिमाज बनते हैं, ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स बनते हैं, हम यहाँ पर पार्टिकल नेचर की बात नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पोलराइजेशन ऑफ वेव्स की अगर हम बात करें, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो ये जो मैं कहूँ कि फिनोमिना है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये पार्टिकल नेचर के बिना एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो खड़ी हो गई कि कभी लाइट को पार्टिकल कहा गया, कभी लाइट को वेव कहा गया। तो अब इसका जो सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि इन फ्यू फिनोमिनल लाइट बिहेव एज वेव एंड इन फ्यू फिनोमिनल लाइट बिहेव एज पार्टिकल। सो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर हम क्वांटम की मैं कहूं कि गुफा के अंदर एक आगे बढ़ रहे हैं, क्वांटम की दुनिया में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना ज़रूरी बन जाता है। और हमें पता है कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है दैट इज़ डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जो फोटोन है आपको पता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय एनी बॉडी। ध्यान से सुनिए, हमें पता है क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि ऑसिलेशंस होती हैं एंड ऑसिलेटेड एक ऑसिलेटरी इलेक्ट्रॉन और ऑसिलेटेड चार्ज जो है वो रिलीज कर देता है लाइट को। अब क्या है कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय एनी ऑसिलेटर और बाय एनी पार्टिकल, उसी को क्वांटम ने क्या कह दिया, फोटोन कह दिया। और अगर हम उसकी एनर्जी की बात करें, इससे पहले कि हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की तरफ जाएं, मैटर उसकी तरफ हम जाएं, क्योंकि यहीं से कहानी सारी शुरू होती है, तो हमें पहले फोटोन को स्टडी कर लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो फोटोन अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की कोई भी एक बॉडी कितनी छोटी से छोटी कम से कम एनर्जी रिलीज कर सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। अब इसकी एनर्जी होगी किसके इक्वल, आइंस्टाइन ने एक एक्सप्रेशन दी थी E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4। जो स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं दे कैन गो टू माई लेक्चर ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ पर हमने इसको डिटेल के अंदर डिराइव भी किया इस एक्सप्रेशन को। अब देखिए, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोन, और फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 असाइन किया गया, किसके पास रेस्ट मास है ही नहीं, फोटोन कभी रेस्ट पर आता ही नहीं है। तो इसका रेस्ट मास, दिस एम नॉट इज रेस्ट मास, C इज स्पीड ऑफ लाइट, P इज मोमेंटम एंड E इज एनर्जी। अब अगर मैं यहाँ पर रेस्ट मास ऑफ फोटोन एम नॉट 0 कर देती हूँ, देन आई कैन गेट E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट और E इज इक्वल टू पी इंटू सी। यहाँ से देखिए P मेरे पास किसके इक्वल आ गया, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E बाय C, और ये जो E है एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक, और ये थी h इंटू न्यू, h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन मेरे पास क्या आ गया है, P इज इक्वल टू h न्यू अपॉन C, एंड दिस न्यू अपॉन C कैन बी रिटन एज 1 बाय लैम्डा बिकॉज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। सो P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा हमारे पास आ गया मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हो गई। तो अगर आप लोगों से एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन पूछ ली जाएं, बोथ +2 स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। ऑल्दो बड़ा बेसिक सा ही क्वेश्चन ये रहता है एग्जामिनेशन में, बट आप उसको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेन हेडिंग्स बना के यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन से इट इज़ फर्स्ट पॉइंट तो आप यही कहेंगे, इट इज़ क्वांटा ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ विच एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। उसके बाद अगर आप सेकेंड टर्म के अंदर बात करेंगे, यू कैन राइट एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज गिवन बाय प्लैंक एंड E इज इक्वल टू h dio, ये होती है एनर्जी। फिर अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम C इज 1 अपॉन रूट म्यू नॉट epsilon naught. Mu naught is permeability of free space and epsilon naught is permittivity of free space that you all people know, even +2 students भी and graduation students भी, आप लोगों को ये एक्सप्रेशन जो है वो अच्छे से आती है। और अगर किसी मीडियम के अंदर मैं इसकी बात करूँ तो ये स्पीड हो जाएगी V इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू इंटू epsilon, permittivity of medium and permeability of
मीडियम एंड दिस वैल्यू फ्री स्पेस के अंदर दिस वैल्यू कम्स आउट 2.99 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड एंड अप्रॉक्सीमेटली वी कॉल इट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गई बात स्पीड की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ द चार्ज, what will be the charge on photons, and you all know charge photon is a neutral particle, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, so amount of charge on photon is 0। अगर मैं मास की बात करूं, अभी हमने 2 मिनट पहले ही इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आपको रिलेटिविस्टिक मास कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है जो आइंस्टाइन महाशय ने हमें दिया, E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन हो जाएगा m इज इक्वल टू E/c²। E हमें पता है जो प्लैंक भाई साहब ने हमें दी h/c²। तो यहाँ से मास जो है रिलेटिविस्टिक मास फोटोन का आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आप इसको h/c लैम्डा भी लिख सकते हैं, c/ν को लैम्डा पुट करवा के यू कैन राइट इट h/c लैम्डा। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोमेंटम। अभी हमने मोमेंटम भी कैलकुलेट किया था, मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल टू h/λ। फिर वही आप इसको इन टर्म्स ऑफ E एनर्जी लिखना चाहें तो E/CA बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन कॉल एट 6 प्रॉपर्टीज हो गई। 7th वन इज एक्सचेंज नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन्स इज एक्सचेंज नेचर। एक्सचेंज नेचर के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि ये जो फोटोन्स हैं दीज आर फील्ड पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, कि अगर दो चार्ज बॉडीज फोटोन्स को एक्सचेंज करती हैं देन देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दैम। और यू कैन से इसीलिए इनको एक्सचेंज नेचर का बोला जाता है कि दे कैन बी एक्सचेंज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडीज। और उसके बाद अगर हम बात करें रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन, फोटोन्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन या रेक्टिलीनियर प्रिंसिपल भी कहते हैं कि फोटोन्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं। ज़िगज़ैग पाथ आप फॉलो करवा सकते हैं, उनकी स्कैटरिंग करवा के, उनकी कोलिजन्स करवा के, लेकिन अदरवाइज दे विल ऑलवेज ट्राई टू मूव स्ट्रेट, सीधा चलने की वो कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोटोन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशंस, डिफ्रैक्शन भी होगी, इंटरफेरेंस भी होगी। दे कैन कॉज डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशंस, क्योंकि जब आप क्रिस्टलोग्राफी करते हैं वहाँ पर आप फोटोन नेचर की बात भी करते हैं और डिफ्रैक्शन की बात भी करते हैं। गिवन कंडीशंस में क्या रहेगा कि डिफ्रैक्शन हमें पता है तभी होती है जब वेवलेंथ किसी भी लाइट की मैच कर जाए ऑब्स्टेकल की डायमेंशन के साथ। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फोटोन्स की। अब फोटोन्स हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हमारा अगला पड़ाव जो ज़रूरी हो जाता है डिस्कस करना, दैट इज़ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। सो फोटोन्स की प्रॉपर्टीज़ के बाद हमें बात करनी होगी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की, क्योंकि लाइट के बारे में हम लोग अब डिस्कशन कर चुके हैं। हमें समझ आ रहा है कि लाइट तो भैया दोगली नेचर की है, कभी वेव बन जाती है, कभी पार्टिकल बन जाती है। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको वेव से डिस्कस करना पड़ता है, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको पार्टिकल से डिस्कस करना पड़ता है। तो यही जो सारी चीज़ें थी इनको 1924 में स्टिमुलेट किया इन चीज़ों ने डी ब्रॉय को, अपना डी ब्रॉय हाइपोथेसिस प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब इसके अंदर क्या रहता है, मैं फिर से वही कहूँ कि 1924 डी ब्रॉय assumed and thought that universe is composed of only 2 things, light and matter। उन्होंने ये कहा कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज composed of only light and matter। So if light has dual nature, then matter should also have, कि अगर लाइट के पास वेव और पार्टिकल नेचर दोनों हैं, डी ब्रॉय का मानना था कि तो मैटर के पास भी वही चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे आप लोग घर में क्या होता है कि ब्रदर सिस्टर्स हैं, आप मान लीजिए 2 ब्रदर सिस्टर हैं, 3 ब्रदर सिस्टर हैं, 4 ब्रदर सिस्टर, जितने भी हैं आप फैमिली के अंदर मेंबर्स। अब क्या होता है कि आपके पेरेंट्स अगर एक चीज़ एक को ला के दे दें तो आप या तो वो चीज़ उसके पास रहने नहीं देंगे या आप कहेंगे कि हमें भी ला के दो।
एंड दिस यूजुअली हैपन्स क्योंकि आपके पेरेंट्स अपनी, मैं कहूँ कि औलाद के अंदर कोई फ़र्क नहीं रखते। अगर 2 बच्चे हैं तो घर में 2 चीज़ें आएंगी, 3 हैं तो 3 चीज़ें आएंगी, 4 हैं तो 4 चीज़ें आएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमें पता है कि यूनिवर्स में लाइट और मैटर 2 ही चीज़ें हैं। अगर लाइट के पास कुछ है तो वही मैटर के पास भी होना चाहिए। अगर लाइट के पास डुअल नेचर है, लाइट वेव की तरह बिहेव भी करती है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, तो मैटर के पास भी यही होना चाहिए। तो ये जो सारी उथल पुथल थी, ये डी ब्रॉय के दिमाग में चल रही थी। तो दूसरा पॉइंट जो उनके माइंड में क्या आया कि नेचर लव्स सिमेट्री। जैसे पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन इक्वली, उसी तरीके से नेचर लव्स सिमेट्री, कि नेचर जो है वो सिमेट्री से प्यार करती है। हमें पता है सिमेट्रिक चीज़ें स्टेबल होती हैं, और सिमेट्री का यहाँ पर क्या मतलब रहेगा कि फिर से मैं वही बात कहूँ कि नेचर के अंदर लाइट भी है, मैटर भी है, और लाइट को आपने 2 चीज़ें दे रखी हैं भी, भैया तू पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर, और भैया मैंने तेरे को ये दिया कि तुम वेव की तरह भी बिहेव कर। वरदान आपने लाइट को दे रखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वरदान मैटर के पास ना हो। तो नेचर के अंदर सिमेट्री है, और अगर नेचर के अंदर ही हम लोग जिस लाइट को डिस्कस करते हैं उसके पास कोई 2 चीज़ें हैं, तो वही 2 चीज़ें मैटर के पास भी होनी चाहिए। उसके बाद डी ब्रॉय का जो दिमाग था वो इन सब चीज़ों की तरफ चलना शुरू हो गया, और उन्होंने अपनी सारी कहानी, अपनी सारी एनर्जी को इस डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया कि अगर उन्होंने लाइट को स्टडी करने वाली ब्रांच ऑप्टिक्स और मैटर को स्टडी करने वाली ब्रांच मैकेनिक्स, इनके बीच में कोरिलेशन सेटअप करने शुरू कर दिए। एंड ही फाउंड देयर वाज अ क्लोज एनालॉजी बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन इन मैकेनिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम इन ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स के अंदर जो परमिट्स प्रिंसिपल है और मैकेनिक्स के अंदर जो लीस्ट वर्क का प्रिंसिपल है, उन दोनों के अंदर एक कोरिलेशन थी, एक सिमेट्री थी, एक सिमिलैरिटी नजर आ रही थी। इसका मतलब क्या है कि लॉजिकली भी हमें सिमिलैरिटी नजर आ रही है, मैथमेटिकली भी हमें सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सो थर्ड वन वाज देयर इज क्लोज एनालॉजी, या देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन principle of least action, principle of least action in mechanics and principle of least time in optics। ऑप्टिक्स लाइट को स्टडी करने वाली ब्रांच है, मैकेनिक्स मैटर को स्टडी करने वाली ब्रांच थी। अब इनके अंदर कोरिलेशन सेटअप हो गई, सिमिलैरिटी सेटअप हो गई, तो यहाँ से डी ब्रॉय ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। सो आफ्टर अंडरगोइंग या आफ्टर विगरस और डीप स्टडी ऑफ दीज पॉइंट्स, डी ब्रॉय प्रोवाइडेड अ हाइपोथेसिस और कॉन्सेप्ट that a moving material particle has always a wave associated with it. So according to De Broglie, a moving material particle, a moving material particle has a wave associated with it। देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही, associated with it। ऑल्दो हमें पता है कि इसके अगेंस्ट बड़ी सारी चीज़ें खड़ी हुई, बड़ा कुछ हुआ। श्रोडिंजर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट, श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट किया। आप दिल थाम कर बैठे रहिए, देखते रहिए, मैं ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूंगी यहाँ पे। वी विल बी डिस्कसिंग श्रोडिंजर्स कैट टू। तो देखिए क्या हुआ कि डी ब्रॉय ने उसके बाद कह दिया कि हर एक चलते हुए पार्टिकल के पास वेव नेचर है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, एंड वी विल कॉल दैट वेव एज मैटर वेव। उन्होंने उस वेव को मैटर वेव का नेम दिया, पायलट वेव कहने लगे उसको, और पायलट वेव कहने लगे, मैटर वेव कहने लगे उसको, अलग अलग नेम उसके दिए गए। डी ब्रॉय वेव भी कहा जाने लगा, डी ब्रॉय वेव और गाइडिंग वेव। ये सब कुछ नेम उस वेव को दिए गए जो एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। अब वो मटेरियल पार्टिकल मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, और ये चॉक हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, सबके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, ये कहना था डी ब्रॉय का। अब ये है कि अगर वेव एसोसिएटेड है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी,
वो हमें डिस्कस करना होगा। अब क्योंकि उन्होंने लाइट के साथ ही सारी सिमिलैरिटी सेटअप की हुई थी, उसी के साथ डिस्कशंस कर रहे थे, तो लाइट को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि किस तरीके से हम किसी भी मैटर की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इनिशियली ही डिस्कस दो थिंग्स फॉर फोटोन। फोटोन के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू एंड दिस वाज इक्वल टू पी सी। तो यहाँ से हमारे पास P किसके इक्वल आया था, एच न्यू बाय सी, और इस C बाय न्यू को हमने क्या पुट करवा दिया था, H बाय लैम्डा। सो दिस वाज वेवलेंथ फॉर, यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ लूँ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी फॉर फोटोन, ये m इंटू सी हो जाता है फोटोन के लिए। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा कि हम किसी मटेरियल पार्टिकल पर लगा दें, फॉर मैटर और फॉर अ मटेरियल पार्टिकल, अगर हम इसको लगा देते हैं तो ये लैम्डा क्या बन जाता है, h अपॉन एम वी, क्योंकि एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल के लिए मोमेंटम क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अगर कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर m हम क्या पुट करवा देंगे, m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल m इज इक्वल टू m नॉट 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये लैम्डा क्या बन जाएगा, h अपॉन m नॉट v रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हो गया फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, वेवलेंथ हमारे पास आ गई है। अब ये है कि इसके कुछ कंक्लूजन्स भी डी ब्रॉय ने ड्रॉ किए कि इस वेवलेंथ के ऊपर चार्ज का क्या इफेक्ट रहता है, वेलोसिटी का क्या इफेक्ट रहता है, मास का क्या इफेक्ट रहता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कंक्लूजन्स ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, तो कुछ कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रॉ किए। So first of all we are going to discuss effect of charge, effect of charge। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर चार्ज का कहीं पर कोई रोल नहीं है, वैसे भी फोटोन न्यूट्रल थे तो वहाँ से चार्ज किसी भी फॉर्मूले के अंदर अपीयर नहीं हुआ। सो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें समझ आ रहा है, वेवलेंथ इज h अपॉन एम वी, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v, कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, इफ दिस v इज जीरो तो लैम्डा इज इनफाइनाइट, मतलब वेवलेंथ इनडिटर्मिनेट बन जाती है। मतलब अगर हम रेस्ट पर, इसीलिए उन्होंने कहा कि मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव, क्योंकि अगर पार्टिकल रेस्ट पर आ जाता है तो इनफाइनाइट वेवलेंथ बन जाती है, और मतलब एक वेव को पूरा मैं कहूँ कि एक टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करने में इनफाइनाइट जो डिस्टेंस है वो लेती है वेव, तो इसका मतलब वेव है नहीं है, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे इस वेव को। दैट इज़ वाई उन्होंने मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ ही वेव होने की बात कही। और अगर आप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा कर देते हैं, आप वेलोसिटी को इनफाइनाइट कर देंगे तो भी वेवलेंथ ज़ीरो बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से पार्टिकल चलता हुआ हो ताकि वेवलेंथ एक मेजरेबल रेंज में आए एंड हम मेजर कर पाएँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मास के साथ, इफेक्ट ऑफ मास अगर मुझे देखना है, इफेक्ट ऑफ मास, अगर बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहें तो मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है वेवलेंथ की, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। मास इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और मास डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि जो मोटे बंदे हैं उनकी वेवलेंथ कम होगी और जो पतले बंदे हैं उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ होता है कि दीज आर नॉट electromagnetic in nature. De Broglie's waves are not electromagnetic in nature, just like light. यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज़रूर इन दोनों वेव्स के बीच में रहेगा। तो इसके बाद हमें बात करनी है इसी डी ब्रॉयज वेवलेंथ की इन डिफरेंट अदर फॉर्म्स की। मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में एनर्जी दी गई है, आप इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो बिफोर गोइंग डीप इनटू दैट, आई मे डिस्कस दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन सो दैट विल शो दैट वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स associated with the moving material particle comes out to be greater than velocity of particle itself। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करें और हम डी ब्रॉगली वेव्स, जो डी ब्रॉय वेव्स हैं
उनकी जो वेवलेंथ है उसको अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालें उसके साथ एसोसिएटेड पार्टिकल की, वो बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू एक जो नॉर्मल मूविंग मटीरियल पार्टिकल होता है. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ वेव्स कुड ट्रेवल फास्टर देन देयर पार्टिकल. बड़ा डिफिकल्ट हो गया था ये एक्सप्लेन करना कि जैसे मैं हूँ, मेरी वेव मेरे से ज़्यादा तेज़ चल रही है, वो आगे आगे भाग रही है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ. हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये चीज़ें जो थी ये एक इन चीज़ों ने एक डिफ़िकल्टी क्रिएट की कि कैसे कोरिलेट किया जाए मटेरियल नेचर को, पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को. सो इट वाज थॉट दैट अ नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर टू गिव अ वेव पैकेट. सो वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव. तो ये वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्या है दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, क्योंकि यहाँ से ही अगली कहानी जन्म लेती रहेगी, कहानी दर कहानी चलती रहती है. तो इससे पहले हम डिस्कस करें डी ब्रॉयज वेवलेंथ की डिफरेंट फॉर्म्स. सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी we are going to find expressions for de Broglie wavelength in terms of energy. एनर्जी के टर्म में अब हमें बात करनी है. वेवलेंथ मोमेंटम के टर्म में हमारे पास C इज इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी मेरे पास है. एंड आई नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग मटीरियल पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अगर इसको मुझे मोमेंटम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मैं इस एक्सप्रेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p स्क्वायर. सो p स्क्वायर अपॉन 2m इज E. E इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. यहाँ से p मेरे पास किसके इक्वल आ गया? √2me. और इस p भाई साहब को हम यहाँ पर पुट करवा के वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे h अपॉन √2me. दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ de Broglie's wavelength in terms of energy. अब अगर मुझे टेम्परेचर की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना है, सो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें पता है काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है. इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज 3/2 kT. 1/2 kT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होती है और एक फ्री पार्टिकल के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है. सो एनर्जी बिकम्स 3/2 kT. ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करवाई एंड दैट्स इट. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m 3/2 kT. √2 से 2 कैंसिल हुआ. सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 3m kT. ये हमारे पास क्या आ गई? एक्सप्रेशन ऑफ de Broglie's wavelength इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. ये हो गया. समटाइम्स इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट कीजिए एंड आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया जाता है कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करवाया है. मैं जनरल एक्सप्रेशन करवाऊँ कि इलेक्ट्रॉन की बजाय आपके पास कोई भी पार्टिकल हो. So I'm going to derive this expression in terms of potential difference. तो मान लीजिए let us suppose a particle of mass m is made to move by applying a potential V with some kinetic energy. So kinetic energy gained by electron will be, that moving particle will be half mv square. It will be equal to E into V. Kinetic energy gained by पोटेंशियल अप्लाइड. ये हो गया E इंटू वी के इक्वल. तो यहाँ से देखिए mv स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया? 2ev. इसके इक्वल हो गया. हमें चाहिए वैल्यू मोमेंटम की m स्क्वायर v स्क्वायर. दोनों साइड्स मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल गेट 2mev और p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mev और p इज इक्वल टू √2mev. यहाँ पुट करवाइए, हमारे पास आ गया लैम्डा h अपॉन √2mev. मास ऑफ पार्टिकल E इज चार्ज ऑन पार्टिकल. देखिए अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो मैंने चार्ज को E रख दिया. अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई और पार्टिकल है तो QV और फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mqv किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए. अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं. आप लोग प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू पुट करवाइए. 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड and mass of electron is 9.1 into 10⁻³ kilograms. E charge on electron is 1.6 into 10⁻19 कोलम. और पोटेंशियल को ऐसा रहने दीजिए और जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करवा लेंगे यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 into 10⁻10 अपॉन √v मीटर्स. एंड 10⁻10 को आप लोग क्या बोल सकते हैं? एंगस्ट्रॉम. तो 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v. इवन कॉम्पिटिटिव के अंदर भी यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली.
तो ये था कि मैथमेटिकल सारा कॉन्सेप्ट जो डी ब्रॉय ने डिस्कस किया। अब ये था कि जब तक चीज़ें एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट नहीं हो जाती, किसी भी हाइपोथेसिस को, किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रमाणिकता नहीं मिलती, नहीं माना जाता, साइंटिफिक सोसाइटी उसे मानती ही नहीं है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, अमेरिकन फिजिस्ट थे 1927 के अंदर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड वी कॉल इट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर। ये सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो कि डी ब्रॉय के दिमाग की उपज थी, जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया और जिसको प्रूव दिया, अप्रूवल दिलवाई डेविसन एंड जर्मर। अमेरिका के बंदे थे दो जिन्होंने 1927 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के पास वेव है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज इंटेंशनली रिपीटेड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1928 बाय जीपी थॉमसन। उन्होंने भी इसको वैलिडेट किया। तो इसीलिए आज हम इस थ्योरी को मानते हैं कि हर एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया क्या गया। दिस एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, ये सब करना होता है। इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे कि 1927 अमेरिकन फिजिस्ट डेविसन एंड जर्मर डेमोन्स्ट्रेट वेव नेचर ऑफ एनी मटेरियल, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर जो थी वो इस्टेब्लिश की। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन a beam of electrons is scattered by giving from a nickel target, the target is subjected to some heat treatment such that it becomes large group of crystallites, due to which the reflection of particles become anomalous। थोड़ा अजीब बिहेवियर हो गया था एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा appeared on screen। तो देखिए क्या है, बेसिकली was based on the principle of scattering of electrons from a heated या continuously heated या heat treatment nickel target से उन्होंने स्कैटरिंग की, was found anomalous। नॉर्मली इसको नहीं ऑब्जर्व किया गया एंड कंटेन्ड पैटर्न्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि वेव की प्रॉपर्टी होती है, पैटर्न्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी जब मैं आपको वर्किंग समझाऊंगी आपको बड़े अच्छे से ये प्रिंसिपल भी समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखिए आपको क्या क्या इसके अंदर लिखना होता है। यू विल हैव टू राइट, कंस्ट्रक्शन के अंदर एक सोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन गन। यू विल से देयर विल बी वन electron gun, this will act as source of electrons। You will say directly heated tungsten filament F coated with some barium oxide which when heated provides electrons। उसको यूज़ किया गया यहाँ पे, मतलब बेरियम ऑक्साइड से कोटेड फिलामेंट था टंगस्टन का, जिसको यूज़ किया गया एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद मैं बात करूँ पिन होल्स, जो कि जस्ट कॉलिमेशन के लिए यूज़ किए गए थे। दीज पिन होल्स वर यूज टू कॉलिमेट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक फाइन बीम में कन्वर्ट करने के लिए इनको यूज़ किया गया। आफ्टर दैट वी नीडेड अ बैटरी, धक्का मारने वाला भी तो कोई चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को चलाने वाला, तो पावर सप्लाई की ज़रूरत थी। टारगेट चाहिए, बार बार निकल का नाम ले रहे हैं तो वो टारगेट चाहिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाएंगे। एंड डेविसन एंड जर्मर ने वो टारगेट कौन सा लिया, दैट वाज निकल। और एक डिटेक्टर चाहिए जहाँ से आप इनको मेजरमेंट करेंगे। ये जो मैक्सिमा मिनिमा बोल रहे हैं कहीं पर आपको ऑब्जर्व तो करने होंगे, सो वी नीडेड अ डिटेक्टर। और ये सारा कुछ आपको रखना था एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर, ताकि बाहर वाली हवा का कोई दखल अंदाजी इसके अंदर ना हो पाए। तो ये कंस्ट्रक्शन था और ये प्रिंसिपल है। अब मैं इस वर्किंग को एक डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझा दूं कि किस तरीके से डेविसन और जर्मर ने ये काम किया, और मैं कहूँ कि इस काम को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर फिलामेंट लिया। अभी जैसे मैंने बात की कि टंगस्टन का फिलामेंट लिया गया बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग के साथ। यहाँ पर इसको पावर सप्लाई दी गई। टंगस्टन फिलामेंट F जो है वो हमने यूज़ किया। आप लोग किसी भी तरीके से इस बैटरी को लगा सकते हैं, अल्टीमेटली आपको इस फिलामेंट को सप्लाई देनी है। तो यहाँ से फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगी। यहाँ पर भी एक जो भी मैंने बोली पिन होल अरेंजमेंट्स,
एक होल यहाँ पर है, एक होल यहाँ पर है। ये क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फिलामेंट ऑल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज करवाएगा। जो ये वाला इतना सा हमने होल छोड़ा हुआ है, यहाँ इस छेद से निकलते हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेंगे, जो इधर उधर स्कैटर होंगे वो फिर रुक जाएंगे, फिर यहाँ से होल में से निकलेंगे, फिर ये होल है, यहाँ से निकल के सीधा इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे। और आगे क्या पड़ा हुआ है, टारगेट निकल। तो यहाँ मैं छोटे क्रिस्टलाइट्स शो कर देती हूँ। निकल टारगेट है जिसको हम कॉन्टिन्यूस हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएगी इसकी स्कैटरिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। कहीं पर भी स्कैटरिंग हो सकती है, इस डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, इस डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, और जिसको आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम डिटेक्टर। यहाँ पर क्या होगा, डिटेक्टर। तो ये छोटी सी अरेंजमेंट थी जो उन्होंने यूज़ की। अब देखिए होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, यहाँ आकर टकराएंगे, कॉन्टिन्यूस हीट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या मतलब है कि निकल के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, आप उनके अंदर सेग्रीगेशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं, पार्टिकल इंटरेक्शन हो रही है कि अब वो जो बहुत सारे क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन माना जाएगा निकल को। जैसे ही हीट करी जा रहे हैं, उसके मैं कहूँ कि क्रिस्टल्स टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है, या मैं कहूँ कि ये जो मैंने शो की डिफरेंट प्लेन्स हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्लेन से टकराया, कोई किसी प्लेन से टकराया, कोई किसी प्लेन से, सब प्लेन्स अलग अलग डायरेक्शंस में आ चुके हैं, और टकराकर इलेक्ट्रॉन का बिखराव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएगा। उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की जब यहाँ पर स्टडी की गई एंड इट वाज फाउंड कि जो पैटर्न था उसके अंदर हमें वैसे ही मैक्सिमाज मिनिमाज मिले जैसे कि वेव के केस में हमें मिलते हैं। यहाँ पर सपोज आपके पास पोटेंशियल है और यहाँ मैं कहूँ कि डिटेक्टर करंट है, तो हमें मैक्सिमाज मिनिमाज मिलने शुरू हो गए। और ये जो पीक थी ये उनको मिली थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पे, ये हो गया पाई स्कैटरिंग एंगल डाविसन एंड जर्मर को। तो ये मैक्सिमाज एंड मिनिमाज का अपीयर हो जाना इन आउटपुट ये शो करता था कि ये प्रॉपर्टी तो सिर्फ वेव के पास हो सकती है और किसी के पास नहीं, क्योंकि वेव्स ही इंटरफेयर करती हैं, वेव्स ही डिफ्रैक्शन एग्जीक्यूट करती हैं, और अगर पार्टिकल ने भी वो कर दिया इसका मतलब उसके पास भी वेव नेचर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर जो थी वो डेमोन्स्ट्रेट हो गई, लेकिन यहीं पर इन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इनको वेवलेंथ कैलकुलेट कर कर दिखानी पड़ी इलेक्ट्रॉन की। तो डाविसन और जर्मर ने जो कैलकुलेशंस की इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, क्योंकि डिफ्रैक्शन लिया उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी के अंदर, हमें पता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, हमें पता है कि इंटरफेरेंस के अंदर मैक्सिमा ऑब्टेन करने की कंडीशन होती है, और निकल के लिए ये जो d है दिस इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। इसको जब यहाँ पर पुट करवाया गया और इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट की गई दैट वाज 1.65 एंगस्ट्रॉम। जो डाविसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन की दैट वाज 1.65 एंगस्ट्रॉम। और इसको ही डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट के साथ जब कैलकुलेट किया गया h अपॉन √2 ये फॉर्मूला लगाकर जब कैलकुलेट किया गया, वहाँ पर उन्होंने जो वोल्टेज यूज़ की दैट वाज 54 वोल्ट्स। इसको जब पुट करवा के इसको सॉल्व किया गया एंड दे गोट द वैल्यू 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए देयर इज़ अ क्लोज एनालॉजी एंड क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द टू रिजल्ट्स। तो यहाँ से डी ब्रॉय का कॉन्सेप्ट था जो वो इस्टेब्लिश हो गया, और सब ने ये मानना शुरू कर दिया कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। अब जो कोपेनहेगन में कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हुई, तो देखिए क्या हुआ, वेट वहाँ पर श्रोडिंजर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक चीज़ जो है वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। मतलब जो ये दोगली नेचर है, ये जो डुअल नेचर है, वो कहने लगे कि ये मेरी समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर आपके पास एक कैट है। आपके पास सपोज कैट है, जो भी जैसी भी शेप बन गई है, कोई बात नहीं, आप इसको देखिए। तो ये जो कैट है वो कहते हैं कि हमें एक ऐसी अरेंजमेंट हम यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर पड़ा है, वो जैसे ही डिके होगा उसके साथ हमने एक हैमर अरेंजमेंट की हुई है, एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, वो हथौड़ा जाके पॉइजन की बॉटल के ऊपर गिरेगा और पॉइजन की बॉटल टूट जाएगी, और अगर वो बॉटल टूट जाएगी तो पॉइजन बिखरेगा और कैट विल डाई।
ध्यान से सुनिए, श्रोडिंजर ने क्या कहा कि आप एक बॉक्स लीजिए, उस बॉक्स के अंदर एक कैट बिठा दीजिए, एक बिल्ली को बिठा दीजिए, और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि अल्फा बीटा गामा रेस एमर्ज कर रहा है, और जैसे जैसे वो डिके होता जा रहा है उसकी अटैचमेंट एक हैमर के साथ की गई है, और वो हैमर नीचे 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 गिरेगा, और हैमर नीचे गिरेगा तो जो पॉइजन की बॉटल है वो टूटेगी, पॉइजन की बॉटल टूटेगी तो कैट मरेगी उन फ्यूम्स के साथ, उन टॉक्सिक फ्यूम्स के साथ। अब देखिए, जब तक आप उस डब्बे को, उस बॉक्स को खोलकर नहीं देख लेते, यू कैन नॉट से कि कैट मर गई है, जिंदा है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसके डिके होने के 50-50 चांसेस हैं। हो सकता है वो डिके हो जाए, हो सकता है वो डिके ना हो। अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो गया तो डेफिनेटली पॉइजन विल स्प्रेड और कैट विल डाई, और अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली पॉइजन जो है दैट विल नॉट स्प्रेड एंड कैट विल बी अलाइव। अब बीइंग प्रेजेंट आउटसाइड दैट बॉक्स यू कैन से कि कैट जो है वो डेड भी है, अलाइव, क्योंकि आप बाहर खड़े होकर यू कैन नॉट जज कि वो टूट गया है पॉइजन की बॉटल या नहीं टूटी है। आप लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते, वो अंदाज़ा भी कैसे लगाएंगे? आप कहेंगे कि 50% चांसेस हैं कि कैट जिंदा है और 50% चांसेस हैं कि कैट मर चुकी है। सो देयर इज प्रोबेबिलिटी, देयर आर चांसेस। ठीक है, श्रोडिंजर कहने लगे यहाँ तक मुझे समझ आता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पर हम पार्टिकल्स को देख नहीं पा रहे हैं, वो डिब्बे बंद हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो हम चांसेस डिस्कस कर सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म में बात कर सकते हैं, लेकिन हाउ कैन बी श्योर? हम ये नहीं कह सकते कि वो पार्टिकल जो है वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। इट कैन नॉट एग्जिबिट बोथ द प्रॉपर्टीज़। वो कहने लगे कि आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है कि वो कैट जिंदा भी और वो मर भी गई हो। तो इस तरीके से मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि श्रोडिंजर मतलब एक हर्डल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज जस्ट क्लियरिंग हिज डाउट्स। उन्होंने कहा कि आप लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए कि क्या ये पॉसिबल है कि एक चीज़ एक ही टाइम में दो अलग अलग रोल प्ले कर रही हो, मतलब जो कैट है वो जिंदा भी हो और मरी हुई भी हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो फिर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पिक्चर के अंदर आया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि 50% चांसेस है कैट अलाइव है, 50% चांसेस है कैट डेड है। आप मेरे पास आए, मैं डिब्बा लेके खड़ी हूँ, आप मुझे पूछेंगे बताइए कि कैट जिंदा है कि मर गई है, मैं आपको सुपरपोजिशन स्टेट प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज मैं गलत नहीं होना चाहती। अगर मैंने कहा कैट जिंदा है, आप डिब्बा खोल कर देखेंगे वो मरी हुई, तो मैं गलत हो गई, और अगर मैंने कह दिया कि कैट मर चुकी है और आपने डिब्बा खोला और वो जिंदा हुई, तो भी मैं गलत होगी। एंड आई डोंट वांट टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। मैं अपने आप को गलत प्रूव नहीं करना चाहती। तो इसका क्या सोल्यूशन है? मैं कहूँ कि 50% चांस कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी, और दोनों पॉसिबिलिटीज क्लब करके मैं बता दूंगी कि मतलब कि डेड प्लस अलाइव, ये हो गई स्टेट किसकी? कैट्स स्टेट। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने कहा कि दिस इज डेड प्लस अलाइव। आप कहें अब इसमें से अगर मैंने डिब्बा खोला वो डेड हुई तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये फुल हो जाएगी, मैं सच्ची प्रूव हो जाऊंगी। और आपने डिब्बा खोला, अगर वो जिंदा है, ये गलत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, मैं फिर भी ठीक रहूंगी। तो ये अपने आप को ठीक प्रूव करने का तरीका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। कोई एक पार्टिकल जितनी भी स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको उनका कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, जिसने ये कहा कि एक टाइम पर एक ही स्टेट होगी, या तो कैट जिंदा होगी या कैट मरी हुई होगी। यानी कि पार्टिकल है तो वेव नहीं है, वेव है तो पार्टिकल नहीं है, कि मैटर एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी को डेमॉन्स्ट्रेट करेगा, एक ही प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व होनी शुरू हो गई। लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, चीज़ें बहुत ज़्यादा माइक्रो रेजाइन के अंदर प्रेजेंट हैं। सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू फील दैम एंड टू डिस्कस दैम एंड टू विजुलाइज दैम। तो इसलिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पिक्चर में ले आए कि ये भी पॉसिबल स्टेट है, ये भी पॉसिबल स्टेट है, ये भी पॉसिबल स्टेट है, सबको क्लब कर दो। इनमें से जो फाइनली रिजल्ट में आएगी उसको रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो ये है कि डिफरेंट टाइम पे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इसको उठा लिया, किसी के लिए इसको, किसी के लिए इसको, और हमारा काम जो है वो चल जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट सारा का सारा डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस का, और किस तरीके से इसको मान्यता मिली। ऑल्दो श्रोडिंजर ने ही ये सारी कैलकुलेशंस करके हमें दी। जिस तरीके से मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन का नाम फेमस है कि न्यूटन ने हमें मोशन डिस्कस
करनी सिखाई मटेरियल पार्टिकल्स की, उसी तरीके से मैटर वेव्स की डिस्कशन करके हमें दी श्रोडिंजर ने। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई हर्डल पुट करना चाहते थे, ही जस्ट वांटेड टू क्लियर द थिंग्स, वो चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते थे कि क्या है। अब ऑल्दो आप कहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है वेव पार्टिकल डुअलिटी का, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड, और श्रोडिंजर ने कैट की बात क्यों की? वो जस्ट आपको एक सिचुएशन प्रोवाइड करना चाह रहे थे कि आप उसके बाहर हैं एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट सिचुएशन। तो क्या क्या अंदर हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो वो लॉजिकली सबको समझाने के लिए उन्होंने ये थॉट एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया अपने ब्रेन के अंदर, लोगों को समझाया एंड अल्टीमेटली वी लीड टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कि दोनों में से एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी, एक ही उसकी करैक्टरिस्टिक को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और दूसरी जो है, अगर मैं कहूँ कि जैसे कोई आप मान लीजिए फ़ैन चल रहा होता है रूम के अंदर, जैसे ही वो फ़ैन थोड़ा स्लो होता है, आपको उसके ब्लेड्स अलग अलग नज़र आते हैं, मतलब आप उसको लोकेट कर पा रहे हैं कि कहाँ पे वो है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर नजर आ रही है आपको। जैसे ही वो तेज घूमने लग जाता है, यू आर अनेबल टू सी द ब्लेड्स कि वो ब्लेड्स कहाँ पर हैं। शक्तिमान आप लोगों ने सबने देखा होगा, जैसे ही वो फिंगर घुमाकर गोल घूमता है, हम लोगों को सिर्फ एक सर्कल नजर आता है एंड वी आर अनेबल टू लोकेट कि कहाँ पर वो शक्तिमान नाम का बंदा जो है वो खड़ा हुआ है उसके अंदर। यही कहानी है सारी की सारी वेव पैकेट्स की, पार्टिकल्स की, कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलनी शुरू हो जाती हैं तो पार्टिकल नेचर डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है और वेव नेचर डोमिनेट होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है तो वेव नेचर जो है वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है और पार्टिकल नेचर डोमिनेट होनी शुरू हो जाती है। इन चीज़ों को हम अपने अगले लेक्चर के अंदर और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा स्टोरीज और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।